नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के बजट को लेकर एक बार फिर से लोगों की निगाह सरकार के बजट पर टिक गई है। इस बजट को लेकर जहां सरकारी मंथन का दौर चल रहा है, वहीं बजट को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस टाइम जो मिडिल क्लास है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें जो कोविड-19 के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है मिडिल क्लास भी हुआ है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि बंद हो गई। एमएसएमई सेक्टर हमारा बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो इसलिए मिडिल क्लास डेफिनेटली ये चाहता है कि इसमें एक तो जो इनकम टैक्स की देने की लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको भी बढ़ाया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को भी इसमें बढ़ाया जाए, पहले से कम 50% और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये इन सब की उम्मीदें हैं, और मैं समझता हूँ एक जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने अपने घर से काम किया है इस बीच, और उनको जो एक्सपेंसेस घर में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं और कई ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं वो किए हैं, तो उसका भी कुछ रीइम्बर्समेंट उस केस में जो सर्विस क्लास लोग हैं उनको मिलना चाहिए। हम एक छोटा सा ही उम्मीद क्या है इस बजट से आपको? अगर पीजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ी पैनी निगाह रखती है बजट पर और बिजनेस एक्टिविटीज़ पर, इकोनॉमी पर, क्या उम्मीद है? बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जो बजट है कोविड-19 के बाद ये बजट आ रहा है, पेंडेमिक के बाद ये बजट आ रहा है। सबसे पहले तो इस टाइम जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, और जिससे कि जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इस पर हो पूरे देश में। और दूसरा जो फोकस है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए हमें सीमलेस कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। पोर्ट्स में स्पेशल फोकस रहेगा, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं जिसमें करीब 111 ऐसी रिवर्स हैं, नदियां हैं जो कि गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए हैं, उस पर जो है काम शुरू होना चाहिए। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे किसान बरसात जो होती है उस पर डिपेंड करते हैं। जो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एमएसएमई सेक्टर। हालांकि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो कोविड-19 के टाइम में काफ़ी अच्छे पैकेजेस दिए गए, लेकिन अभी भी एमएसएमई सेक्टर में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। एक एक्सेसिबल क्रेडिट होना चाहिए, रीजनेबल रेट्स पे क्रेडिट उनको आसानी से मिल जाए, इस पे फोकस होना चाहिए। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरह की कोई भी महामारी फ्यूचर में आए, किस तरह से देश उसको एकजुट होकर के जिस तरीके से फेस किया है आगे भी फेस कर सके, जिसमें कि हमें उम्मीद करते हैं कि करीब 2% जीडीपी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना चाहिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन एमएसएमई सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। कोरोना के बाद ये पहला बजट है, जाहिर सी बात है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान उद्योग को हुआ था। मैन पावर कम हो गया, उद्योग बंद हो गए, एक तरह चक्का जाम हो गया। गुप्ता जी हमारे मौजूद है। मुकेश जी, आप उद्योगपति हैं, कोरोना काल ख़त्म हो चुका, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो गई है, जाहिर सी बात है बड़ा बड़ा वक्त गुजरा आपका। इस बजट से उद्योगपतियों को क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा मानना ये है कि मोदी जी की सरकार जब से बनी है उन्होंने लगातार सुधार करने की बहुत कोशिशें की हैं, और एक से बढ़कर के एक नई नई योजनाएं लेकर के आए हैं। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह की जो उन्होंने स्कीम्स चलाई हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से एमएसएमई सेक्टर के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का जो सहयोग बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या एमएसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए, वो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। बजट की बात करूँ सर, बजट। अच्छा, बजट में मेरा एक्सपेक्टेशन बेसिकली सिर्फ ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग के हिसाब से जो टैक्सेस में राहत बहुत ज़रूरी है। जो जीएसटी या इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसमैन को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, 12 साल का 15 साल का पुराना रिकॉर्ड मांग लेते हैं, तो नॉन प्रोडक्टिव जो काम बिजनेसमैन के लिए होता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि 3 या 4 साल तक का आप अकाउंट दे दो जी हमें पुराना, ये नहीं कि वो 12 साल 15 साल मांगते, तो उससे जो
इतना बिजनेसमैन को लॉस उठाना पड़ता है और इतनी वर्क फोर्स लगानी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए नुकसानदायक है, उसको रोकना चाहिए। उसको रोकना चाहिए। तो सारी बताइए, उद्योग चाहता है कि उसको बजट में ज़्यादा तरजीह मिले और तमाम तरह के जो रेड टेपिज्म हैं उससे निजात भी मिले, वो एक अलग सी बात है। लेकिन मनीष खेमका साहब हैं, आप भी पीएचडी चैम्बर को मसला रखते हैं। मनीष साहब, तमाम बजट्स आए हैं, ये मोदी 2 का दूसरा बजट है और ख़ास बात यह है कि इस बजट की हम बात करें तो कोरोना के बाद पहला बजट आ रहा है। ये ज़ाहिर सी बात, निर्मला सीतारमण के लिए इतना आसान नहीं होगा बजट बनाना। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिडिल क्लास भी खुश रहे, उद्योगपति को भी लगे हाँ उनको कुछ मिल गया है, और जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ सेक्टर है या आईटी सेक्टर जो बूम कर रहा था उनको और फ़ायदा मिले? देखिए, बजट में बेसिकली अगर शॉर्ट में कहें तो 2 ही चीज़ें होती हैं कि पैसा आता है और पैसा जाता है। तो इस खर्च के ऊपर बात करना तो बहुत ही आसान है कि वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए या किनको क्या क्या छूटें देनी चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार की मजबूरियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। सरकार पैसा पैदा नहीं करती है, हम ही आप जैसे जो नागरिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो सरकार को रेवेन्यू देते हैं और सरकार का खजाना भरता है। अभी जैसे कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, करीब मुझे लगता है 7-8 लाख करोड़ रुपए का जो शॉर्टफॉल है, जो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो केंद्र सरकार के सामने जो सबसे पहली चुनौती है वो रेवेन्यू के सोर्सेस की चुनौती है कि रेवेन्यू आखिर आएगा कहाँ से। तो उसमें जाहिर सी बात है सरकार को कुछ न कुछ रेवेन्यू के नए सोर्सेस को जो है क्रिएटिव तरीके से उस पर सोचना पड़ेगा, और वो ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो है नए टैक्स भी न लगाए जाएं, क्योंकि वो भी एक मजबूरी है, क्योंकि आम आदमी भी परेशान है कोरोना से। तो यदि नए टैक्सेस लगाए जाएंगे तो फिर वो उसके लिए और मुश्किल वाले काम होंगे। तो मुझे जो समझ में आता है कि जो है जो एकदम जो अनटच जो एक जो क्षेत्र है जिसके ऊपर सरकार जहां से रेवेन्यू का कलेक्शन कर सकती है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के जो समृद्ध जो तबका है। देखिए 90% लोगों की स्थिति खराब है, जो 90% जो किसान हैं वो उनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन उसमें भी जैसे एक जो 4-5% लोग हैं तो उनको इनकम टैक्स के दायरे में ला करके और मुझे लगता है कि अच्छे पैसे इसमें सरकार जुटा सकती है। और सरकार का ही जो अपना थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने भी ये चीज़ बताई है अपनी स्टडी करने के बाद में कि जो सिर्फ 4% मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4% जो किसान हैं उन पर अगर इनकम टैक्स के दायरे में उनको लाया जाता है तो करीब 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो जुटाया जा सकता है। तो वो क्यों नहीं इस पे वो करना चाहिए। और यानी कि जो किसान है वो सबके सब ना आए, लेकिन कुछ परसेंट जो समृद्ध हैं उनको लाया जाए, इससे फ़ायदा मिलेगा सबको। ठीक है, ये भी एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका हो सकता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोरोना काल के बाद अगली बात करें तो हमारी जीडीपी माइनस में जा चुकी है। सानिया साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, माइनस में जीडीपी है, कैसे उभरेंगे? ये बजट कितना फ़ायदा होगा, मुफीद होगा, क्या उम्मीदें हैं, या यूँ कह लीजिए इस बार बजट में क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, ये जो सरकार का यूनियन बजट जो आ रहा है 1 तारीख को, वो हम लोग कुछ ही घंटे उससे दूर हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, जैसा हम लोगों ने पहले भी जिरह किया था और डिस्कस किया था। तो इसमें सरकार के सामने 2-3 मुद्दे हैं। एक, जो मिलियंस ऑफ जॉब्स, जो करोड़ों जो जॉब थे वो लॉस हुए हैं, तो उनको रिवाइव करना। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जॉब क्रिएशन के जो सेक्टर हैं, जैसे आपके टेक्सटाइल का सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, हाउस बिल्डिंग का सेक्टर है, अर्बन डेवलपमेंट का सेक्टर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, उसको रिवाइव किया जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इन सेक्टर्स को दोबारा रिवाइव करेंगे, जिससे जॉब क्रिएशन भी होगा, दुगना फायदा होगा। मतलब निर्मला जी को निर्मल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा और उससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जॉब्स भी क्रिएट होंगे और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। नंबर 1। नंबर 2, जीडीपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो और एमएसएमई सेक्टर, खास करके जॉब लॉसेस जहां हुए हैं वो एमएसएमई सेक्टर में हुए हैं, क्योंकि एमएसएमई में एक जो एमडी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो 10 आदमियों का काम करता है और उनके पास जो 40 आदमी होते हैं या 50 आदमी होते हैं वो 150 आदमियों का काम करते हैं।
तो उस सेक्टर में क्योंकि उनका कैपिटल कम होता है और डे टू डे काम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जॉब लॉसेस हुआ है। और ये सारे जो वेंडर्स हैं बड़े बड़े कंपनियों के ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये सारे एमएसएमईज इन्वॉल्व थे। तो जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा यह पैसा उसमें आएगा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के तौर पे, क्योंकि सरकार सारा पैसा नहीं दे सकती। वो टैक्स का जो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो उसका एक भाग मुकर्रर कर सकती है, लेकिन बैलेंस पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट से आना है, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एफआईआई से हो या चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से हो। तो वो इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। हमारे देश में जैसे 60 मिलियन एमएसएमईज हैं, उसमें जो बैलेंस जो बिजनेसेस हैं वो बड़े बड़े अदानी, रिलायंस, टाटाज और गोयनकाज, ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। वो अपना इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं और साथ में जॉब क्रिएशन हो सकता है। जो -7.7% का घोषणा हुआ है ग्रोथ का, वो पिछले क्वार्टर का था, क्वार्टर एंडिंग सितंबर का था। अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर का अभी जो आंकड़े हैं वो आना अभी बाकी है। और जनवरी टू मार्च हम समझ सकते हैं कि कोविड अभी डिक्लाइन की तरफ है, बिकॉज कोविड वैक्सीन आ गई है। तो जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होगा वो सबसे बेहतरीन क्वार्टर होगा, सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेहतरीन होगा। सबसे उम्मीद तो यही करते हैं। तो इस बार खास बात है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, उद्योगपति का ये कहना है कि निर्मला जी को निर्मल होना पड़ेगा और साथ ही जॉब कैसे क्रिएट होगी, टैक्सेस लगाने नहीं है, रेवेन्यू के और डोर्स कैसे खुलेंगे, इस पर काम करना हमारे बजट मंत्री साहिबा को, निर्मला सीतारमण को। तो देखना यह है कि जब बजट टेबल किया जाएगा तो निर्मला जी निर्मल होती हैं या फिर और कठोर दिखती हैं। तो इंतजार करिए बजट का, हम सबको इंतजार बजट का। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वहीं देश के बजट को लेकर एक बार फिर से लोगों की निगाह सरकार के बजट पर टिक गई है। इस बजट को लेकर जहां सरकारी मंथन का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के मन में भी तमाम अपेक्षाएं जागृत हो गई हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री के गृह जनपद के युवा, छात्र छात्राएं, गृहिणी, रेल यात्री और बिजनेसमैन, व्यापारी क्या कुछ कहते हैं, सुन बातें आपको। देखिए, सरकार से हम उम्मीद करते हैं कुछ कड़े फैसले के। अभी तक सरकार तो सब्सिडी खेलते चली आई, सब्सिडी दान है एक तरह से। आप सब्सिडी एक सीमा तक खर्च कर सकते हैं सब्सिडी में पैसे, लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार के खजाने पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए सब्सिडी का। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सब्सिडी में भरपूर कटौती होनी चाहिए और लोगों को रोज़गार देनी चाहिए, शिक्षा के मैक्सिमम सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। आदमी अगर शिक्षित होगा तो स्वयं ही कुछ ना कुछ कर लेगा। तो हम स्किल्ड वर्कर बनाएं, न कि हम वर्कर बनाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो सरकार पिछले साल में काफ़ी खोली है उसमें इजाफा होना चाहिए और मैक्सिमम यूथ को रोज़गार हाथ में मिले ताकि वो किसी की मोहताज ना हो। अगर यूथ नौकरी पाएगा तो हमारा देश अपने आप उन्नति करेगा। दूसरा, हम बजट में उम्मीद करते हैं कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट्स को और रफ्तार बढ़ाई जाए। इन्वेस्टमेंट्स की रफ्तार बढ़ेगी तो अपने आप रोज़गार क्रिएट होंगे, रोज़गार क्रिएट होंगे तो हमारे खजाने अपने आप भरेंगे। तो एक दूसरे से को रिलेटेड है। तीसरी, लॉ एंड ऑर्डर्स पर और भी खर्च करने की ज़रूरत है। हमारे पुलिसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही अभाव है। कुछ हेलीकॉप्टर्स, कुछ आधुनिक पुलिस बनाने की ज़रूरत है ताकि क्राइम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। अतः हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कड़े फैसले लेगी इस बजट में। सरकार से हम यही चाहते हैं इस बजट में कि शिक्षा को लेके थोड़ा कम किया जाए। जो लोग शिक्षित हैं उनको रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। बाहर जा रहे हैं लोग जॉब के लिए, शिक्षा नहीं मिल रही है अपने देश में, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। शिक्षा पे भी थोड़ा कम किया जाए बजट इस बार, सरकार से यही चाहते हैं। अच्छे से अच्छा रोज़गार मिले, शिक्षित लोगों को भी रोज़गार मिले। लोग बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, अपने देश में नहीं है शिक्षा, इतना बहुत महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन। अब यही सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता हो, रसोई गैस सस्ता हो और ये साग सब्जी सस्ता हो, वैसे ही सोचते हैं। और तो सरकार अच्छी ही है, सरकार अच्छी चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा यही महंगाई है ज़्यादा, थोड़ा कंट्रोल करें इसको। ये पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, यही थोड़ा दिक्कत है। इस बजट में रोज़गार और शिक्षा को लेके मेरे को ज़्यादा उम्मीद है
क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट को जो भी अपना पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करते तो सबको रोज़गार मिल सके, क्योंकि पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि हमें रोज़गार मिले। अगर रोज़गार अगर नहीं मिल पाए तो फिर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो सरकार को ज़्यादातर इसमें वर्क करना चाहिए कि सबको एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार भी मिल सके। ये सोच रहे हैं कि किचन का मतलब सामान सस्ता हो जाए, जैसे सब्जियां, राशन है, गैस है, बच्चों की पढ़ाई है, ये सब मतलब सस्ता हो जाए। किचन का बजट बिगड़ा है। हाँ, किचन का बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ा है, महंगाई बढ़ती जा रहा है। हाँ, देखिए बजट में हम लोग युवाओं को भी सरकार थोड़ा ध्यान दे कि हम लोग जो बाहर जा रहे हैं, बाहर में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लिए कुछ सोचे सरकार कि हम लोग यहीं पर हम लोगों को मौका दिया जाए, अपना मतलब यहाँ पर भी हम लोग कुछ अपना स्वयं का अपना काम करें और मतलब देश को आगे बढ़ावें। तमाम योजनाएं तो चलती हैं, फिर भी आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? योजनाएं सर कागज़ में तो चल रही हैं, योजनाएं कागज़ में चल रही हैं, उसको ज़मीन स्तर पर करने के लिए उसमें बहुत सारे संघर्ष है। उस संघर्ष में सहयोग चाहिए, वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जो युवाओं को सहयोग चाहिए वो सहयोग पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो सहयोग मिले और अवसर भी मिले। इस बजट को लेके यही उम्मीद है कि पिछले बजटों को देखते हुए इस बार भी गवर्नमेंट टैक्स में कुछ रिबेट देगी और कुछ सहूलियतें बढ़ाएगी, जिससे व्यापार करने में इधर कोरोना काल में हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई है, काफ़ी लॉस में हम लोग गए हैं। उस चीज़ का काफ़ी फोकस करते हुए ध्यान देंगे कि भाई व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोगों को भी अपने स्टाफ को कोऑपरेट करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा करेंगे। सर, सरकार से हम मैक्सिमम यही उम्मीद करना चाहेंगे कि जो भी ट्रेन की सुविधाएं हैं, जैसे टिकट है, टिकट लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, और ऑनलाइन सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, तब जाके टिकट मिल पाती है। हाँ, उसके बाद से ये है कि जो समय से ट्रेन चले, समय से हम अपनी जगह पे पहुंच पाए। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि बीच में मतलब फूड के रिलेटेड या फिर तमाम सारी प्रॉब्लम है जो मतलब ट्रेन में है। उस चीज़ को सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे और टाइमली हर एक चीज़ और ट्रेन की जो भी रफ्तार वो है उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करें। अलीगढ़ में आने वाले बजट को लेकर आम जनता की सरकार से गुहार है कि सरकार आम दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं और पेट्रोल के दामों में कमी करने के प्रयास करे। इससे आम लोगों की दिक्कतें कम हो और इसके साथ ही व्यापारियों की मांग है कि सरकार जीएसटी में राहत देने का काम करे, जिससे उद्योग धंधे सुचारू रूप से चल सकें। वर्तमान समय में इनकी हालत सही नहीं है। हमारा सुझाव ये है सरकार के लिए कि ये कोरोना की बीमारी की वजह से ये सारा व्यापार एकदम छोटे से लेकर बड़े तक व्यापार जो प्रभावित हुआ है, बिजनेसमैन परेशान है। और हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि कुछ व्यापारियों के लिए सरकार करे, कुछ सुविधा दे और आगे जो है सरकार दुकानदारों के लिए और लोगों के लिए सारी सुविधा बजट में ऐसी दे जिससे ये महंगाई भी रुके। और महंगाई रुकेगी तो घर गृहस्थी वाले जो है सब लोग आराम से अपना गृहस्थी चलाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सर्विस जो करने वाले लोग हैं उन्हें तनख्वाह तो बढ़ के मिलती नहीं है, उन्हें तो वही लिमिटेड और उन लोगों की फैक्ट्रियों से छुट्टी भी हो चुकी है, लिहाजा वो लोग भी परेशान हैं। गुजारा भत्ता महंगा अपना जिस तरह से कर रहे हैं मेहनत मजदूरी से, लिहाजा किसान महंगाई की तरफ सरकार महंगाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे और उससे जो है आम जनता को सुविधा मिले। सरकार जो हर साल आम बजट लाती है उस समय जो इस साल दुविधा आई है कोरोना काल, वो हर साल नहीं होती है। तो हालांकि जो इस साल कोरोना काल की दुविधा आई है उसके बाद सरकार से हम लोग तो यही चाहेंगे कि कोरोना के बाद जो है महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, सब्जियां सस्ती हों, पेट्रोल के दाम सस्ते हों, खाद्य सामग्री सस्ती हो, जिससे कि युवा वर्ग और मध्य वर्ग को उस बजट से लाभ मिल सके। जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, इन सब में कोरोना काल के बाद महंगाई ही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज आप पेट्रोल के दाम की बात करेंगे तो वो भी उसके रेट बढ़े हुए हैं। तो सरकार को अपने बजट में रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी जो लागत अब इतनी ज़्यादा हो गई है उसको कम करना चाहिए। इसी प्रकार के बजट की हम कामना करते हैं। सर, कोरोना काल में जो व्यापार प्रभावित हुआ है, जिसमें कि सरकार को हमारे लिए जीएसटी में छूट देनी चाहिए, जिससे कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें।
और क्या कहते हैं कोरोना की वजह से हमारा व्यापार बिल्कुल ऐसी स्थिति पे आ चुका है जिसमें कि हम जीएसटी को भर भी नहीं पा रहे हैं। तो हमें जीएसटी में जितना हमें प्रॉफिट हो सके, जीएसटी का जितना हमें फ़ायदा दे सके गवर्नमेंट, जीएसटी में जितना छूट दे सके व्यापारियों को, उतना हम लाभ चाहते हैं सरकार से। हमारी यही प्रार्थना होगी सरकार से कि हमें जीएसटी कर के लिए छूट दी जाए व्यापारियों को लिए। नए बजट के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली यूज़ की चीज़ें जैसे आम आदमी के बजट पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, आटा, दाल, गेहूँ, चीनी, चावल, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।